नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे अररिया ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। बिहार के पिछड़े ज़िलों में से एक अररिया अक़लियती बहुल ज़िला है। इस ज़िले में अक़लियतों के विकास के सिलसिले में कई स्कीमें चलाने का दावा किया गया है। बावजूद इसके ज़िले की अक़लियती आबादी तालीमी, समाजी और आर्थिक एतबार से हाशिए पर खड़ी दिखाई देती है। आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में जानते हैं अररिया के हालात के बारे में। ये बिहार का अक़लियती बहुल इलाका है। ज़िले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में अक़लियती आबादी ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। सभी चुनावों में इस इलाके को जन्नत बनाने का ख्वाब दिखाया जाता रहा है। बावजूद इसके अररिया सूबे के पिछड़े जिलों में भी पिछड़ा ज़िला तस्वूर किया जाता है। राजधानी पटना से सैकड़ों किलोमीटर दूर इंडो नेपाल सरहद पर स्थित ये ज़िला कभी पूर्णिया का हिस्सा था। 1990 में अररिया को एक अलग ज़िला बनाया गया। इलाके के लोगों को उम्मीद थी कि ज़िला बन जाने से उनका इलाका तरक्की की रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन आज़ादी के इतने दिनों बाद सीमांचल का ये इलाका अपनी बेबसी की कहानी बयान करता नज़र आता है। ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, या यूं कहें कि ये माइनॉरिटी का मेजॉरिटी एरिया है। चूँकि आबादी कसीर आबादी जो है माइनॉरिटी की है, या जो भी वजह हो, बॉर्डर एरिया रहने की वजह से हो, या माइनॉरिटी का एरिया रहने की वजह से हो, या फिर फ्लड का इफेक्ट रहता है यहाँ बहुत ज़्यादा, उस वजह से हो, इस एरिया पर कोई ख़ास ध्यान सरकार का किसी भी क्षेत्र में नहीं दिया गया। चाहे वो तालीम का मामला हो, या फिर इंडस्ट्री हो, या हेल्थ सेक्टर हो, किसी भी मामले में मुनासिब कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। ज़िले के जोकीहाट, अररिया, फॉरबिसगंज और सिकटी विधानसभा क्षेत्रों में अक़लियतों की बड़ी आबादी है, लेकिन उस आबादी का बड़ा हिस्सा न सिर्फ तालीमी और समाजी तौर से पसमानदा है, बल्कि स्वास्थ्य और रोज़गार का मसला भी लोगों की मुश्किलों में इजाफा करता रहा है। ज़िले के जानकार कहते हैं कि सूबाई हुकूमत उनके इलाके के मसले पर कभी गंभीर पहल नहीं करती है। वहीं केंद्र को यहाँ के मसले नज़र नहीं आते। रोज़गार के सिलसिले में यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों के लिए ट्रेन तक का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। जानकार कहते हैं कि यहाँ रोज़गार का कोई साधन नहीं है, लिहाजा 2 वक्त की रोटी की तलाश में लोगों का काफिला हमेशा सफ़र पर रहता है। जी, हमारे ज़िले में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं कि जो हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे मज़दूर, हमारे किसान उसमें काम कर सके। इस ज़िले में किसी तरह की कोई फैक्ट्री सरकारी गैर सरकारी नहीं है। बहुत छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं जिसमें लोग कुछ काम करते हैं। यही वजह है कि लोग रोटी रोज़ी के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए उनको मजबूर होकर बाहर जाना पड़ता है। सूबे में हुकूमत बदली और विकास की बातें की जाने लगी तो उसका असर इस इलाके पर भी पड़ा। 713 गांव वाले इस ज़िले में सड़कों की हालत बदली हुई दिखाई देती है। NH-57 की खूबसूरत इस सड़क से उतरकर अररिया के इन रास्तों पर चलते हुए भी खुशियों का एहसास होता है, लेकिन गाँवों में तालीमी इदारे नहीं खुल सके और न ही बिजली के तार उनकी ज़िंदगी को रोशन करने उनके घरों तक पहुंच सकी। हाँ, सरकारी दावे ज़रूर हुए हैं। स्थानीय लोग सरकार के वादों को ज़मीन पर उतरने का आज भी इंतज़ार करते हैं। अभी देही इलाके में अच्छी खासी तरक्की हुई है। जहाँ तक रोड का मामला है, ये भी इलाकों को जोड़ा गया है। बिजली के भी बहुत सारी सहूलतें हमें अब तक मिल पाई हैं, अभी भी लेकिन कमी है। अररिया के इन गांवों की बुनियादी हालत भी नहीं बदल सकी है। तालीम की कमी तो है ही। जानकार बताते हैं कि उनके इलाके में बच्चा मजदूरों की तादाद में भी हमेशा इजाफा होता रहा है। बुद्धिजीवियों की माने तो अररिया देश के महानगरों को मजदूर सप्लाई करता है और उसमें बच्चे और महिलाओं की भी बड़ी तादाद होती है। इस मसले को हल करने के सिलसिले में सरकार की तरफ से इन इलाकों में रोजगार का
कोई माकूल इंतज़ाम नहीं किया गया है। जानकार कहते हैं कि कल कारखाने खुलने लगेंगे तो पलायन का सिलसिला भी बंद होगा, लेकिन फिलहाल लोग बाहर नहीं जाएंगे तो उनके घर के चूल्हे में रोशनी कहाँ से आएगी। चाइल्ड लेबर का मसला यहाँ बहुत है, इसलिए बेरोज़गारी है और गरीबी है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर हैं। इस पर बहुत सा काम हो रहा है कि जैसे सरकार ने कहा है कि साहब चाइल्ड लेबर स्कूल खोला जाए, उसको वहाँ से निकाला जाए, लेकिन खातिर खा उसमें कोई फ़ायदा अभी तक नहीं पहुँचा, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ से बच्चे भी पलायन कर रहे हैं, जाके बाहर काम कर रहे हैं। उधर चुनाव के मौसम में ये इलाका काफ़ी सुर्खियों में रहता है। अक़लियतों के वोटों को हासिल करने की होड़ मचती है। सियासी पार्टियों के नेताओं की तरफ से बड़े बड़े ऐलानात होते हैं, लेकिन बाद में उन वादों की कोई कीमत सियासी गलियारों में नहीं होती है। नेता चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को खुशियों में बदलने की कोशिश नहीं करते। जानकार कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के ज़माने में बदलाव की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी सुस्त है कि बदलाव का बड़ा असर इलाके पर नहीं पड़ता है। सरकार की तरफ से भी बहुत कोशिशें हुई है बहुत हद तक, लेकिन उसको जो ग्रास रूट लेवल पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाया। कुछ माइनॉरिटी के लोगों की भी कोताही है। जिस तरह से सिंसियर होना चाहिए अपने हक को लेने के सिलसिले में, वो उसमें बहुत कमी पाई जाती है। बहुत सारा स्कीम गवर्नमेंट का आता है, लेकिन उससे हम फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इलाके का बड़ा मसला तालीम और रोज़गार से जुड़ा है। बड़ी आबादी रोज़गार के तलाश में यहाँ से पलायन करती रही है। वहीं तालीमी इदारों की कमी के कारण बच्चे तालीम से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाते हैं। फिर भी कुछ लोग कोशिश करते नज़र आते हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अररिया ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। अररिया में ये अक़लियती हॉस्टल बने 1 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया है। आप देख सकते हैं पीछे उसकी इमारत खड़ी है, लेकिन अब तक छात्रों के हवाले इस इमारत को नहीं किया गया है। सरकार अक़लियत नवाजी की दावे करती है। ये एक जीता जागता सबूत है कि सरकार अक़लियतों के सिलसिले में कितना संजीदा होती है। अररिया का ये अक़लियती हॉस्टल 1 दशक पहले बनकर तैयार हो गया था। तब से ये इमारत यूं ही खड़ी है। पटना में बैठकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सूबे के सभी अक़लियती हॉस्टलों को सही तरीके से चलाने का दावा करता रहा है, लेकिन अररिया के इस हॉस्टल की तस्वीर देखिए। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। हॉस्टल की चहारदीवारी तक नहीं हुई है। बिजली के तार यहाँ लगाए गए होंगे। ये टूटा हुआ बिजली का बोर्ड उसकी गवाही देता है। छात्रों के खाने के लिए ये हॉल बनाया गया था, लेकिन यहाँ अब गंदगी का अंबार है। अररिया डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली जो अलग अलग जो एमएलएज हैं, जो अलग अलग पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो कॉमन इश्यूज़ पर नहीं मिल पाते हैं। अगर वो कॉमन इश्यूज़ पर मिलते तो आज माइनॉरिटी हॉस्टल खुल जाता। हॉस्टल की ये तस्वीर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उन दावों की धज्जियां उड़ाती है जिसमें छात्रावास के सिलसिले में विभाग काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करता रहा है। एक बार और देखिए हॉस्टल की बेबस और तंगहाल इस इमारत को, जिसे काफ़ी तामझाम के साथ कई करोड़ रुपए के लागत से बनवाया गया था। इमारत की तामीर मुकम्मल हो गई, वो भी 1 दशक पहले, लेकिन इस इमारत को काम में नहीं लाया जा सका है। यानी जिन गरीब छात्रों को ध्यान में रखकर इस हॉस्टल को बनवाया गया था, उन्हें यहाँ रहने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे में एक बड़ा सवाल कि आखिर करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए गए सिर्फ इमारत को बनाने के लिए? क्या ये ज़रूरी नहीं कि जब इतने पैसों की लागत से इमारत बनवा ली गई तो उस इमारत से काम भी लिया जाए? लेकिन इस मसले की सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। अगर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और ज़िला प्रशासन इस मामले में संजीदा हुआ रहता तो अक़लियती हॉस्टल में पिछले 11 सालों से छात्र रह रहे होते। हॉस्टल के इन कमरों में गंदगी की जगह छात्रों की किताबें, कॉपियाँ और कपड़े नजर आते, लेकिन कहते हैं कि जब दावा करने से ही काम चल जाता है तो फिर काम करने की ज़रूरत क्या है। अररिया में
माइनॉरिटी हॉस्टल बने तकरीबन 10 साल हो गए, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए और बन के तैयार है। ज़िला प्रशासन को हैंड ओवर भी हो गया है, लेकिन आज तक उसका फ़ायदा यहाँ के बच्चों को नहीं मिल रहा है। इलाके के लोगों को हॉस्टल की इस खस्ताहाली पर बेहद अफसोस है। अररिया एक तो पसमानदा ज़िला है, जिनकी आर्थिक हालत अच्छी है वो तालीम के सिलसिले में यहाँ से पलायन कर जाते हैं, और जो आर्थिक एतबार से कमज़ोर हैं वो गांव से आकर शहर में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी उनकी रफ्तार रोक देती है। उधर हुकूमत का ये खूबसूरत मंसूबा तकमील होने के बाद भी धूल फांक रहा है। बार बार ऐलानात और वादा करने के बाद भी छात्रों के लिए बनाई गई ये रिहाइश गाह गंदगी, बदबू और सड़ांध में तब्दील होती गई, लेकिन मसले हल नहीं किए गए। उम्मीद करनी चाहिए कि हॉस्टल की इन तस्वीरों पर सरकार की नज़र पड़ेगी तो साफ सफाई के अलावा छात्रों को यहाँ रहने का मौका मिलेगा। जानकारों के मुताबिक जिले में जहां स्कूल और तालीमी इदारों की कमी है, वहीं पूरे जिले में ना ही कोई विश्वविद्यालय है और ना ही कोई अच्छा कॉलेज। ऐसे में इलाके की तालीमी मुश्किलों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिले में 87 सरकार से अनुदान प्राप्त मदरसे हैं। उन मदरसों में तालीम दी जा रही है, लेकिन म्यारी तालीम की कमी है। लिहाजा अररिया से बड़ी तादाद में मदरसों में पढ़ने वाले छात्र भी पलायन कर जाते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले छात्र दिल्ली, यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र का रुख करते हैं। उधर लड़कियों का तालीम भी यहाँ एक मसला बना हुआ है। जानकार बताते हैं कि उनके ज़िले में महिलाओं की तालीम ना के बराबर है। एजुकेशन का मसला ये है कि अब हम 10+2 करने के बाद हमारे पास कोई मतलब ये साधन नहीं होता कि हम करें क्या। सपोज दैट मुझे बीटेक करना हो या मुझे एमबीए करना हो या फिर बीबीए करना हो, तो इस तरीके से कोई हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है जो हम अच्छे से वहाँ पे करके और अपने आप को जॉब हासिल कर लें। तो प्रॉब्लम ये होती है कि बाहर पलायन करना होता है और एक उसके एवज में वो बड़ा पैसा वहाँ जाकर इन्वेस्ट करते हैं। वो बस के बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो धोखे भी खा जाते हैं, क्योंकि वो अननोन शहर होता है, अननोन यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ जाकर वो धोखा भी खा जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हमारे इस ज़िले के लिए कि एक भी बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है। वक्त बदलने के साथ साथ अब अररिया में भी लड़कियों की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी जाने लगी है। स्कूल और मदरसों में छात्राएं भी नज़र आती हैं। ये लड़कियों का इदारा है। बड़ी तादाद में यहाँ लड़कियों का दाखिला कराया गया है। ये छात्राएं दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल कर रही हैं। स्कूल के शिक्षक कहते हैं कि कुछ साल पहले तक अररिया में लड़कियों की तालीम पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। शहर के समाजी कारकुन, जिम्मेदार और बुद्धिजीवियों ने पहल की है। कम से कम ये तस्वीरें अररिया के बेहतर मुस्तकबिल की ओर इशारा करता है। यहाँ अररिया तो खुद ही एक पसमानदा इलाका है। यहाँ पे लड़कियों की तालीम का कोई इतना अच्छा माकूल इंतज़ाम नहीं है, लेकिन हालात बदल रहे हैं। बहुत से गार्जियन का नज़रिया बदल रहा है। ये लोग भी अपनी लड़कियों की पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं और पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्टल में भी रख रहे हैं। लड़कियों की जो हालत ख़राब है, एजुकेशनल सिस्टम जो ख़राब है, लड़कियों को जो एजुकेशन नहीं मिल रहा है उसको कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए हमारी इदारा लगातार कोशिश कर रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि लगातार हम लोगों की जो कोशिश है वो रंग ला रही है और काफ़ी लड़कियां हमारे यहाँ पढ़ रही है। हमारे यहाँ जो दीनी तालीम के साथ साथ हम लोग मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी जो आज की डिमांड है उसके हिसाब से एजुकेशन दे रहे हैं और लड़कियों में काफ़ी तब्दीली भी आ रही है। ज़िले में रोज़गार का कोई साधन नहीं है, लिहाजा बड़ी आबादी पलायन तो करती ही है, साथ ही तालीम, स्वास्थ्य और पानी का मसला भी ज़िले में बदस्तूर कायम है, लेकिन इस सिलसिले में कोई पहल नहीं की जाती है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अररिया ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। ये इलाका MSDP स्कीम का भी हिस्सा है। अक़लियतों के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए दर्जनों योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन समाज के जानकार कहते हैं कि अक़लियती स्कीमें ज़मीन पर लागू नहीं हो पाती है। बावजूद इसके समाज का एक बड़ा तबका बदलाव के सिलसिले में खुद कोशिश करता नज़र आता है।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद देश के 90 जिलों को अक़लियती ज़िला का दर्जा दिया गया था। अररिया उसमें से एक है। अक़लियतों के विकास के नाम पर ज़िले में MSDP स्कीम शुरू की गई, लेकिन 11वीं पंचसाला मंसूबे में शुरू हुआ ये स्कीम 12वीं पंचसाला मंसूबे में भी अपना रंग नहीं दिखा सका है। उधर जानकार कहते हैं कि सच्चर कमेटी ने ऐसे इलाकों के लिए स्पेशल स्कीम बनाने के साथ साथ इस समाज को मुख्य धारे से जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार अक़लियत नवाजी की दावे तो ज़रूर करती है, लेकिन इन इलाके के मसले को हल कराने में अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं करती है। MSDP एक सरकार ने योजना चलाई जिससे जो है माइनॉरिटी का डेवलपमेंट हो, लेकिन इस इलाके में देखने से ऐसा लगा कि MSDP भी जनरलाइज्ड स्कीम के जैसे इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से जिस फील्ड में डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं हो पाया। उधर ज़िले में 93% लोग गांव में रहते हैं, जहां आज भी बुनियादी सहूलतें मयसर नहीं हैं। ज़िले के 597 गाँव में बिजली का तार नहीं पहुंचा है, 50% गाँव में सड़क की हालत ख़राब है, 20% गाँव में तालीम का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है और 92% गाँव आज भी स्वास्थ्य की सहूलतों से महरूम है। जाहिर है ऐसे में लोगों की मुश्किलों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक इस मामले में जहां अक़लियतों की सियासी रहनुमाई करने वाले लोग संजीदा पहल नहीं करते हैं, वहीं सरकार इस इलाके के मसले पर खामोश रह जाती है। कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता, जैसे क्या कहते हैं इंदिरावास वगैरह है और भी है, पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे गवर्नमेंट क्या कहते हैं देहात क्षेत्र में जो है वो सब में बिजली की सारे प्रॉब्लम अभी वैसे ही है। जब से हमारे क्या कहते हैं मोदी सरकार बनी है और जगह ट्रेनें दी गई और जगह सुविधा दी गई, बिहार के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। उधर इलाके में पीने के पानी का भी एक बड़ा मसला है। MSDP स्कीम के तहत लोगों के लिए पीने के पानी का भी माकूल इंतज़ाम कराना है, लेकिन इस मामले में भी किसी तरह की कोई कोशिश दिखाई नहीं देती है। माइनॉरिटी के बस्ती में MSDP का एक पैसा नहीं लगा और यूं का यूं पैसा पड़ा है, सिर्फ नाम का MSDP है। इसके बारे में यहाँ के बहुत सारे लोगों ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन उनका आवाज़ को सुनने वाला नहीं था। इस इलाके में आमतौर पर लोग खेती पर निर्भर हैं। अक़लियतों की 55% आबादी के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। 60% मुस्लिम कृषक मजदूर हैं। सिर्फ 2% लोगों की पहुंच इंडस्ट्री तक है, बाकी या तो खेतिहर मजदूरी करते हैं या फिर पलायन कर जाते हैं। जाहिर है ये सूरत हाल इलाके के लोगों को खुशियों का एहसास नहीं कराती है। बुद्धिजीवियों ने सरकार से जहां इलाके के मसले को हल कराने की मांग की है, वहीं इलाके के रहनुमाओं को भी इस मसले पर एकजुट होने की अपील की है। ये इलाका जो है ये एग्रीकल्चर बेस्ड इलाका है और यहाँ मक्के की खेती बहुत ज़ोरदार तरीके से लोग कर रहे हैं। तो मक्के का जो इंडस्ट्री होना चाहिए, जिससे मक्के से बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही यूपी में और हरियाणा में और मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में, लेकिन इस इलाके में कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जिससे मक्के से कुछ चीज़ बनाया जाए, तो यहाँ के लोग उसमें रोजगार से जुड़ जाते हैं। धान उपजाए हैं 1000 रुपया कुंटल और खाद खरीद रहे हैं 200 रुपया कुंटल। बताइए, धान 1 कुंटल बेच के 1 कुंटल खाद नहीं हो रहा है, और फिर वही मकई हम लोग बेचेंगे तो 800 रुपया कुंटल। अभी मकई का बीज का जो है 4 किलो का दाम 1600 रुपया है, तो इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। जानकार कहते हैं कि सिर्फ चुनाव के समय उनका इलाका सियासी गलियारों में बहस का मौजू बनता है, लेकिन चुनाव के बाद उनके मसले पर कभी संजीदा बहस नहीं की जाती है। लिहाजा इलाका बदलाव की आहट को महसूस तो करता है, लेकिन रफ्तार इतनी सुस्त होती है कि बदलाव दिखाई नहीं देता है। अक़लियत समाज के लिए अभी तक नेता कोई नहीं सोचा है इस बात को, समझे ना। बिहार गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी योजना आते हैं, बिहार के अंदर में सबसे पिछली बात यह है कि सिर्फ कागजी रूप में वो पूरा होते, काम होते नहीं हैं। नेता लोग आए थे, हम लोगों ने वादा करवाया था उनसे कि हम अगर चुनाव में जीत गए तो हम
आपको क्या चाहिए? तो हमने कहा था कि भाई हमको सबसे पहले बिजली और रोड चाहिए, लेकिन ना अभी तक बिजली, चूँकि 87 ईस्वी में जो बिजली का पोल गिरा है सैलाब में, आज तक वो बिजली का पोल इस साल में जाके गड़ा है, लेकिन तार का पता नहीं है कि तार कब आएगा। चुनाव के वक्त ये इलाका काफ़ी सुर्खियों में रहता है। तमाम सियासी पार्टियों के बीच अक़लियतों के वोटों को हासिल करने की होड़ भी मचती है। उस ज़माने में चारों तरफ इलाके में बदलाव का नारा गूंजता रहता है, लेकिन मसले हल नहीं होते हैं। अब इलाके के दानिश्वर, बुद्धिजीवी और जानकार खुद इस तबके की हालत बदलने की कोशिशों में जुटे रहने की बात करते हैं, जद्दोजहद करने की बात करते हैं, पहल करने की बात करते हैं। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हों तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।